हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले जो भी वीडियोज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बेहतर रूप से सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा दो छोटा छोटा टॉपिक है। एक तो हमारा डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, दूसरा न्यूलैंड का अष्टक नियम। जो कि आपको पता होगा, आज सब कोई आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को याद करना चाहते हैं, याद भी करते हैं। इसके पहले मेंडलीफ ने नियम दिया। ये मुख्य रूप से दो वैज्ञानिकों का नाम हर एक के मुख में रहता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो पृष्ठभूमि तैयार किया गया, जैसे हमारे मोसले साहब आधुनिक आवर्त सारणी को दे दिए, मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दे दिया, लेकिन इसके पहले भी कई सारे वैज्ञानिक आए, जिनमें से पहला नाम आता है डोबे राइनर। इन्होंने पहले तत्वों को व्यवस्थित करना शुरू किया, क्योंकि हम किसी भी तत्व को अध्ययन करना चाहते हैं, तितर बितर होता तो आज भी हम अच्छे तरीके से ना तो कोई कंपाउंड बना पाते, ना तो हम उनका अध्ययन कर पाते। कंपाउंड बनाने का मतलब कोई भी कंपाउंड होता है उसका अध्ययन नहीं कर पाते कि किन किन से मिलकर बना होता है, आखिर हम नए यौगिक कैसे बना पाते। तो इनको एक व्यवस्थित करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने निरंतर प्रयास किया। जैसे आप पहले पढ़ेंगे डोबे राइनर, इसके बाद आपका आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसके बाद लोथर मेयर की व्यवस्था। तो इन्होंने अपना अपना मत दिया। अब देखो, इसको पढ़ाना क्यों जरूरी है। वैसे तो आपको पता है कि डोबे राइनर के आधार पर हम तत्वों का अध्ययन करेंगे ही नहीं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से पता होना चाहिए ना कि डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत है क्या। डोबे राइनर ने, थोड़ा सा नाम अजीब है यार, डोबे राइनर, इन्होंने त्रिक नियम में दिया क्या। त्रिक मतलब तीन, मतलब इन्होंने जब तत्वों को व्यवस्थित किया तो तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, समूह बनाया। और क्या बोला, सिंपल से, कि दो तत्वों का यदि हम परमाणु भार निकालकर औसत निकाल लें तो उनका जो औसत परमाणु भार निकलेगा वो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के बराबर होगा। बस सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। उन्होंने बताया कि यदि हम तीन तत्वों में से किन्हीं दो तत्वों का औसत भार निकाल दें, परमाणु भार का जो औसत भार है, दो तत्वों का जो औसत भार है वो बीच वाले तत्वों के भार के बराबर होगा। या कि ऐसा बोला कि तीन तत्वों में बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के औसत भार के बराबर है। जैसे उन्होंने कहा, एक लिथियम ले लेते हैं, एक लिथियम, एक सोडियम, और इनकी गुणों में कुछ ना कुछ समानता हो, उन्हीं को लिया। ऐसा पोटेशियम, इसका यदि हम देखें परमाणु भार 7 होता है, इसका होता है आपका सोडियम का 11 दूनी 22 से 23, और यह इसका कितना होता है पोटेशियम 19 दूनी 38 से 39, ठीक है 39 होता है। इन्होंने क्या कहा कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार, ये जो सोडियम का जो परमाणु भार है अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। जैसे हमारे पास 39 + 7/2 तो कितना आ जाएगा 46 / 2 तो 23, बिल्कुल सही है। सिर्फ इतना ही है डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत सन 1817 में। अब देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सन गलत बता रहे हो, कुछ बुक में कुछ सन अलग रहता है। और भाई साहब, आपकी बुक में क्या है आप बताना कमेंट बॉक्स में। हम जो बुक यूज करते हैं तो वो 1817 है, ठीक है। 1817 में जर्मन रसायनज्ञ JW डोबे राइनर ने तीन तीन तत्वों को समूहों में वर्गीकृत किया, मतलब तीन तीन तत्वों का समूह बनाया और बताया कि मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल सोडियम ले लिया, इसका परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। अब एग्जाम में कैसे आएगा, डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। तो आप बस इतना ही कर देना और एग्जाम्पल में ऐसा बता देना, जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम ले लिया, इसका जब आप औसत निकालोगे कि 7 धन 39/2 तो आएगा आपका 23। ये क्या है मेरे बच्चों, औसत भार है ना। सोडियम Na परमाणु का औसत या भार लिख दो, बस सोडियम परमाणु को भार निकल कर आ गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपके पास क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है और आयोडीन है, इन दोनों को औसत निकालते हैं तो लगभग 81.25 आता है, तो लगभग 80 के बराबर आता है, ठीक है। ऐसे ही आप ले सकते हो किसका, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, अब जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट वही माना है, लगभग इधर उधर हो सकता है। तो डोबे राइनर ने भाई साहब तीन तीन तत्वों को समूहबद्ध कर दिया और सिंपल सा बताया कि बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार है अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। अच्छा, इन्होंने भाई दे दिया, लेकिन हर एक तत्व के लिए इनका जो नियम है लागू नहीं होता, कुछ ही तत्वों के लिए ऐसा लागू हो रहा था।
अब हमारे नए वैज्ञानिक आए, रसायनज्ञ, जिन्हें बोलते हैं न्यूलैंड जी। कौन? न्यूलैंड। तो ये 1817 में दिए थे और कुछ साल बाद, लगभग समझ लो आप 50 के आसपास, है ना, ये देखो 65 की बात आ गई है, 65 साल मतलब 1865 में, तो 17 में 65 जोड़ दो तो 50 से कुछ कम होगा, वही 48-45 के आसपास। इतने साल बाद, पहले तो देखो जैसे आप कोई नियम दे दिए, अब जब तक उस नियम को कोई संशोधित नहीं करेगा तो आपका नियम ही चलेगा। तो पहले तो जितने तत्वों की खोज हुई थी तो डोबे राइनर का ही त्रिक सिद्धांत चलता रहा। इसके बाद न्यूलैंड साहब आ गए, बोले अरे भाई तुम जो बता रहे हो वो गलत है, अब आप हमारे अनुसार चलो। हम क्या बताने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार संगीत में 8 स्वर होता है, मतलब 7 स्वर होता है, और 7वें स्वर के बाद पुनः 8वां स्वर आ जाता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है, समझ रहे हो, सा रे गा मा पा धा नी। तो संगीत में हर 8वां स्वर पहले स्वर से समानता दर्शाता है। संगीत में हर 8वां स्वर पहले स्वर से समानता दर्शाता है। उसी प्रकार तत्वों को यदि हम व्यवस्थित करें तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता दर्शाता है। बस सिंपल है। न्यूलैंड ने अपने नियम में क्या बताया कि जिस प्रकार से प्यारे बच्चों संगीत का 8वां स्वर अपने पहले स्वर से समानता रखता है, उसी प्रकार से हम तत्वों को यदि व्यवस्थित करें, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखें, तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? समानता रखता है, बस इतना ही है। सन 1865 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहबद्ध किया, समूहों में व्यवस्थित किया, और बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व से समानता रखता है, जैसे कि संगीत का हर 8वां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। फिर आगे बोल दिया भाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इस प्रकार से कहा भाई साहब ये सारे के सारे तत्व जो हैं ये समानता प्रदर्शित करते हैं। पहले कुछ तत्वों की खोज ही नहीं हुई थी, जैसे मेंडलीफ ने भी बताया तो शून्य समूह को छोड़ दिया था। जैसे नियान यहां पर नहीं है, अब कहोगे सर नियान नहीं लिखे आप, भाई पहले नियान की खोज ही नहीं हुई थी। मेंडलीफ ने भी अपना नियम जब दिया 1869 में, है ना, 1869 में, तब भी इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, याद रखिए आप लोग। तो न्यूलैंड ने जब बताया तब पर भी यहां पर तो न्यूलैंड का जो नियम है प्यारे बच्चों फिर फेल हो गया। इसके बाद लोथर मेयर भी आए। लोथर मेयर अलग अलग तत्वों को अलग अलग व्यवस्थित किया, जैसे परमाणु आयतन, गलनांक, क्वथनांक आदि का अध्ययन किया और फिर ग्राफीय रूप बना दिया, और उस ग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रबल धन विद्युतीय तत्व को शीर्ष पर रखा था ग्राफ में, और कम धन विद्युतीय तत्व को उतार में रखा था, मतलब यहां पर नीचे, मतलब बीच में, और हैलोजन तत्व को चढ़ाव पर रखा था, ऐसे कुछ। और 8वें तत्व के लिए निम्निष्ठ पर, मतलब उन्होंने कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था, ऐसा कुछ करके लोथर मेयर का सिद्धांत, जिसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन ये डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक नियम 11th क्लास में एग्जाम के पर्पज से आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसके बाद हम बात करेंगे मेंडलीफ के आवर्त तालिका के बारे में। तो आज बस छोटा सा ही टॉपिक लेकर आया हूं, बोरिंग ना लगे आपको और आप बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।